दोस्तों, आपने कल देखा ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल में क्या कुछ हो रही है। सरकार वर्सेस यूथ के बीच में एक हिंसक झड़प हो रही है और ये जो झड़प है ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया बैन के ऊपर हो रहा है। यूट्यूब बैन कर दिया गया है, वहाँ व्हाट्सअप बैन कर दिया गया, फेसबुक बैन कर दिया गया, इंस्टाग्राम बैन कर दिया गया। मतलब कि अहम जो ऐप है वहाँ पे, जो जिस ऐप से वहाँ के यूथ या फिर इन्फ्लुएंसर का रोजी रोटी चल रहा था, उसी के ऊपर बैन कर दिया गया है। तो यूथ का कहना था कि आप अपने भ्रष्टाचार को बैन करिए, बंद करिए, इसके बजाय ऐप को बंद करने के बजाय। ऐसे 26 ऐप को बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसा कि आपको पता था, कल से ही मैं बोल रहा था और सभी को लगभग पता था कि ये जो हिंसा हो रही है ऐप के ऊपर नहीं हो रही है, ये सरकार को हटाने के लिए हो रही है, सरकार के लिए तख्ता पलट के लिए ये तैयारी है। तो वही आज भी जारी है। आज देखिए कि कल से ज़्यादा हिंसा ये भड़क गई है, क्योंकि कल 20 लोगों ने अपना जान गंवाया था, जो कि कॉलेज के और स्कूल के बच्चे थे। उसके परिवार वाले परिजन जो है आज सड़क पे उतरे हैं। आज जो है यूथ ही नहीं बल्कि उसके एज के पार के जो लोग हैं, 30 40 50 के जो एज के हैं लोग, मतलब सभी एज के लोग आज सड़क पे उतर चुके हैं। सरकार के संज्ञान में जो है एक्शन वो ले रहे हैं। सरकार के कई दफ्तरों पे उनका कब्जा हो चुका है। कई सरकार के गाड़ियों को, घरों को निशाना बनाया गया है, आग से फूंका गया है। पुलिस भी अब इसमें हिंसा में कोई योगदान देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नेताओं को समर्थन नहीं दे रही है, क्योंकि पुलिस भी इस हिंसा को देखते हुए वो डर रही है, अपने जान माल को रक्षा कर रही है। कोई भी अपने जान बचाने का कोशिश करेगा। पिछले दिनों आपने देखा था कैसे केपी शर्मा ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, पिछले कई साल, 2-3 साल या फिर 4-5 साल से आपने देखा होगा वो कैसे एंटी इंडिया को लेकर चल रहे हैं। जैसे कि म्यूजू चल रहा था एंटी इंडिया को लेकर, सेम श्रीलंका। तो इस सब जगह में तख्ता पलट हुआ, तो यहाँ भी तख्ता पलट हो रहा है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारे पड़ोसी राज्य में एक के बाद एक तख्ता पलट हो रहा है, उसका अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा जाना, ये बहुत घाटे की बात है। क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य में आप देखिए, श्रीलंका देख लीजिए, नेपाल में अब हो ही रहा है, बांग्लादेश में आपने देखा ही, अफगानिस्तान में कैसे तालिबान का शासन हो गया, आपने देखा ये सारा कुछ। तो यहाँ पे चीन हमारे इर्द गिर्द बैठ रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे फेस करेंगे? हमारे लिए भी ये बॉर्डर का इशू है, क्योंकि नेपाल का जो बॉर्डर है बिहार के बॉर्डर से एक लंबा बॉर्डर एरिया शेयर होता है, और बिहार में चुनाव भी है, इलेक्शन भी है इसी साल। तो यहाँ पे बिहार के जो बॉर्डर लगते हैं नेपाल से, उसको भी अलर्ट पर रखा गया है। पहले क्या होता था कि नेपाली जो लोग हैं वो बिहार में या फिर भारत में इंटर करते थे आसानी से, बिना कोई वीज़ा या फिर चेकिंग के, या फिर ये इंडिया से जो लोग हैं वो नेपाल चले जाते थे आराम से, कोई चेक नहीं होता था, आसानी से लग जाते थे। इतना भरोसा था क्योंकि इंडिया अपने नेपाल को अपना छोटा भाई मानता था। लेकिन जब से ये केपी शर्मा ओली आया है, ये बकचोदी करके इंडिया के रिलेशन को ख़राब किया है। और नेपाल से नेपाल जो है, राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली चाइना से अपना दोस्ती बढ़ाया। पिछले दिनों देखा ही होगा आपने कैसे जो चाइना का परेड हुआ था, उसमें नेपाल का जो केपी शर्मा ओली है उसमें भाग लिया था। लेकिन इस सब ऐप को बैन किया गया, लेकिन चाइनीज़ ऐप टिकटॉक को बैन नहीं किया गया। इससे भी दोगलापन छलकता है। अब बताया जा रहा है कि केपी शर्मा ओली जो है वो भागने की तैयारी में है नेपाल से, क्योंकि नेपाल में जो यूथ है वो यही चाहता है कि फिर से चुनाव करवाया जाए और भ्रष्टाचारी जो पार्टी है उसको हटाकर एक नई पार्टी को गद्दी पर बैठाया जाए, जो कि नेपाल के युवाओं के लिए सोचे, नेपाल के रोजगार के लिए सोचे, नेपाल के अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए सोचे, नेपाल में एक अच्छा विकास के लिए सोचे। तो ये इस पे एक काम वो युवा ने करना शुरू किया है। जो ये हिंसा है वो नेपाल के कई इलाकों में हो रहा है। काठमांडू में कहा जा रहा है कि ये हिंसक और भी ज़्यादा वहाँ पे बढ़ी हुई है। जैसे कि हमारा कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पे काठमांडू है नेपाल में। तो सारे जगह पर ये जो है हिंसा चल रही है। और कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, और कल आपने देखा ही गृह मंत्री रमेश लेखक को वहाँ से रिजाइन कर दिया गया था। लेकिन आज और 2 मंत्रियों का रिजाइनेशन ले लिया गया है, कृषि और हेल्थ मंत्री का। तो कहा जा रहा है कि जो नेपाल के केपी शर्मा ओली है वो भ्रष्टाचार करके मलेशिया, दुबई के कई सिटीज़ में, इलाके में, राज्य में, शहरों में उन्होंने प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट किया है। और नेपाल के जनता का ये पैसा था जिसको उन्होंने गलत तरीक़ा से यूज किया और अपने जेबों का भरने का काम किया। इसीलिए वहाँ के जो है युवा भड़की हुई है। और कहा जा रहा है कि अब ये जो है हिमालय वहाँ पे एयरलाइंस है उसको तैयार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को पहुँचाने के लिए दुबई। और बहाना है क्या? स्वास्थ्य का,
ये आपको पता है, बिना कोई बहाना बनाए हुए रीज़न दिए वो तो जा नहीं सकते हैं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि मैं भाग रहा हूँ देश छोड़कर, ये तो कोई नहीं बोलता है, कोई भी मंत्री नेता नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको दोबारा आने के लिए अपने देश में जगह होना चाहिए। तो इसीलिए वो अब दुबई जा रहा है, जा भी कहाँ रहा है, जहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट है। ये अच्छा बात हुआ है कि ये जो है आदमी वहाँ से निकल रहा है। आपने देखा होगा कि 2025 के शुरुआत में ही या फिर उससे पहले से मांग उठ रही थी कि नेपाल में सरकार को बदला जाए और यहाँ पे राजशाही जो है वो लाया जाए, जो कि पहले 200 सालों से चल रहा था। 2008 में ये इस राजशाही को वहाँ के ही जनता ने हटाया था, इसी भड़काऊ हिंसा को अंजाम देते हुए। तो अब वही जनता चाह रही है कि फिर से राजशाही आए। तो एक तो जनता कंफ्यूज है, उसको चाहिए क्या, परमानेंटली सरकार चाहिए जो कि देश का विकास करे, या फिर एक ऐसा सरकार चाहिए जो कि सभी गठजोड़ को बनाकर सरकार चलाए और भ्रष्टाचार में सब संलिप्त होकर काम करे। तो नेपाल के युवा, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी के मनों को एक साथ रख कर और ये डिसाइड करना चाहिए नेपाल में, नेपाल के विकास के लिए कौन सी सरकार ठीक है, या फिर कौन से पार्टी ठीक है, या फिर कौन सी जो है वो राजशाही ठीक है, या फिर लोकतंत्र ठीक है। उसी को लाना चाहिए और उसके बाद उसी पे अल्टीमेट विश्वास करके नेपाल को आगे बढ़ने का मौका उनको देना चाहिए। एक तो पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को ये लोग देते नहीं हैं, अगर देते तो ये स्थिति नहीं होती। सभी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है, जितना भी वहाँ पार्टी है, माले है, नेपाली कांग्रेस है, और भी अदर पार्टी है, वामपंथी है, तो ये सभी को थोड़ा थोड़ा वोट मिला है। मतलब ऐसा किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है जो कि सरकार बनाने का दम रखती है बिना 10 पार्टी को लिए हुए। तो ये सारा कुछ जो है युवाओं को देखना चाहिए। और नेपाल में जो इंडिया नेपाल के रिश्ते ख़राब हुए, ये केपी शर्मा ओली के वजह से ही ख़राब हुए हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाता है कि नेपाल के जो है नीति के हिसाब से रजिस्ट्रेशन इन ऐपों ने नहीं कराया, जो 26 ऐप अमेरिका के बैन हुए हैं, इसलिए उनको बैन कर दिया गया। लेकिन चाइना के बारे में उसका दोगला रवैया है केपी शर्मा ओली के। चाइना ने तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा था, तो टिकटॉक कैसे वहाँ चल रही है। और उल्टा जो है चाइना जो है किसी भी देश का सिक्योरिटी को यूज करती है अपने फ़ायदे के लिए। तो ये सारा कुछ को देखना चाहिए। और नेपाल, केपी शर्मा ओली और शी जिनपिंग में क्या रिश्ते हैं ये सभी को पता है। शी जिनपिंग और केपी शर्मा ओली जो है अपने जेब भरने का काम करते हैं। शी जिनपिंग जो है पैसा फंड देता है और केपी शर्मा ओली फंड लेकर अपने जनता पर न यूज करके अपने ऊपर यूज करता है, प्रॉपर्टी लेता है। तो ये सारा कुछ जो वो चल रहा था, तो जनता फ्रस्ट्रेट हो जाती है एक समय के बाद। कितना जनता सहेगी भाई, उसके जेब से पैसा जा रहा है, उसका महंगाई हो रहा है, तो उस सारे चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए बजाय अपने जेबों को भरने के लिए। तो ये अगर जाएगा तो उम्मीद है कि इंडिया और नेपाल का जो रिश्ता ख़राब हुआ है वो अच्छा हो। और वहाँ के जो कह सकते हैं कि वहाँ के राजा जो हैं, उन्होंने ये भी मांग किया था कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो नेपाली लोग हैं वो हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं और वो हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए। और बहुत तेज़ी से लोग जो है कन्वर्ट हो रहे क्रिश्चियन मुस्लिम में, तो इस चीज़ को भी रोकना चाहिए। केपी शर्मा ओली का जब से सरकार आया तब से और भी ज़्यादा लोग जो है वो हिंदू से मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सब बन रहे हैं, तेज़ी से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए भी गुस्सा है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गुस्सा तो ये है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार बड़े लेवल का हो रहा है। तो ये थी बहाना था ऐप बंद करना, ये तो सरकार के खिलाफ आंदोलन था ही युवा के बीच में। युवा को एक मौका मिल गया और सरकार ने वो मौका दिया। तो ये मौका जो है वो सरकार ने खुद दिया है, किसी ने मतलब ये नहीं किया है कि वहाँ पे ये हिंसा भड़काया है किसी का। ये नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते किसी का हाथ है किसी देश का। केपी शर्मा ओली के बोलने का मतलब कुछ भी वो बोल सकते हैं कि इंडिया ने किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। चाइना जो सिखाएगा वही वो केपी शर्मा ओली का आएगा। खैर, कहा जा रहा है कि केपी शर्मा ओली जाएंगे, लेकिन जाते जाते करवाहक प्रधानमंत्री बना कर जाएंगे, और वो भी उन्हीं का पिट्ठू होगा। करवाहक प्रधानमंत्री होता क्या है? प्रधानमंत्री जो वहाँ से निर्देश देगा, जो कि संविधान के पद से इस्तीफा दे चुका है, वो वहाँ से आदेश देगा, वो करवाहक जो प्रधानमंत्री वो करेगा। तो करवाहक प्रधानमंत्री रहेगा तब भी ये हिंसा भड़केगी, क्योंकि युवाओं को चाहिए फिर से वोटिंग हो, और वो किसको बैठाना चाहते हैं अब ये युवा वहाँ के सोच रहे हैं। तो करवाहक प्रधानमंत्री कुछ नहीं होता है, या मानिए कि प्रधानमंत्री जो रिजाइन कर चुका है उसी का वो पिट्ठू होता है कि देश मतलब ये कह सकते हैं ऑफिशियली तौर पे वो जो है करवाहक प्रधानमंत्री नहीं, वो जो रिजाइन किया हुआ प्रधानमंत्री है वो चला रहा होता है। तो ये चीज़ है, आपको ये चीज़ तो शायद पता ही होगा, करवाहक प्रधानमंत्री का कोई औकात होता नहीं है। खैर, जो ये केपी शर्मा ओली झेल रहा है वो अपने
जो कारण है, उसका जो नीति है, उसी की वजह से झेल रहा है। हमारे में कहावत है, अगर बबूल का पेड़ बोओगे तो कांटा ही मिलेगा, सेब तो नहीं मिलेगा या फिर कोई फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बबूल का पेड़ रोपा है केपी शर्मा ओली ने, तो उसको वही चीज़ रिटर्निंग में मिल रही है। कहते हैं कि प्रकृति को आप जो चीज़ देंगे वो आपको रिटर्न करेगी। तो ये चीज़ है, 2008 के बाद से कोई भी सरकार निश्चित तौर पे सत्ता में रही नहीं है, या फिर दोबारा वो चुन के नहीं आई है, या फिर 1 साल 5 साल तक कोई भी सरकार टिकी नहीं है एकदम अपना पैर जमा के। तो पिछले 17-18 साल का ये कहानी है, जोड़ तोड़ की सरकार बनती है, और इसी में कारण है कि नेपाल पीछे चला गया। आप देखिए, नेपाल से बहुत सारे लोग जो इंडिया का काम करते हैं और वो इंडिया में अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि नेपाल में इन्फ्लुएंसर जो है इतने हैं, नेपाल में गरीबी इतना है कि वहाँ पे वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो ये चीज़ है। आप बताइएगा, आप इस बात से कितना रिलेट रखते हैं, और आपको क्या कहना है जो ये नेपाल में हो रहा है? ये क्या केपी शर्मा ओली का अपना गुनाह का ये सज़ा उसको नहीं मिल रहा है, या फिर कोई और मुद्दा है? आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, अपना राय रख सकते हैं ये कमेंट में। आपका क्या मानना, आपका ओपिनियन क्या है इस जो है आंदोलन के बारे में? जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।